किसी के पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने का, समझदार होने का, अच्छे आईक्यू होने का, उसकी जीवन शैली से, उसके कृत्यों से, उसके सोच विचार से, उसके चीज़ों के देखने के दृष्टिकोण से, अनेक चीज़ों से पता चलता है कि व्यक्ति समझदार है। हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो दिखाई देते हैं कि ये बहुत समझदार व्यक्ति है। ओशो हुए, ओशो जैसे तार्किक हैं, ओशो जैसे बौद्धिक है, ओशो जैसे चीज़ों को गहराई तक देखने वाले बुद्धिमान हैं, दुनिया भर के विषयों की जानकारी रखते हैं और स्पॉन्टेनियस जब वो किसी विषय पे बोलना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ आती चली जाती। 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितनी देर वो बोलेंगे और जिन विषयों पे वो बोलेंगे उस पर पूरा अधिकार होता है और उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती, उसमें कोई कमी पेशी निकाली नहीं जा सकती। तो पूरे जीवन से वो ये बताते रहे कि कितने बड़े वो इंटेलेक्चुअल है। शायद इस मानवता ने इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल कभी पैदा नहीं किया और इसीलिए पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी, कलाकार, संवेदनशील लोग, सृजनशील लोग ओशो के पास इकट्ठे हुए। अच्छा लगा उनको एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को सुनना। और चूँकि ओशो संबुद्ध हैं, उनको ओशो दूसरे लोगों को इस राह पे ले जाने का भी उनका है। तो उनने धर्म को या साधना को या ध्यान को या इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई कार्य पद्धतियों को ओशो ने डिज़ाइन किया। ये देखा कि अतीत में किन किन गलतियों की वजह से कालांतर में शुभाकांक्षा के बावजूद उतना शुभ नहीं हुआ, कई चीज़ें। तो जीवन भर ओशो अपने आसपास इकट्ठे हुए लोगों को समझदार भी बनाते चले गए कि उनके कार्य को कैसे दिशा दी जानी चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो चाहे कम्यून बनाने हो दुनिया भर में, चाहे केंद्र बनाने हो या कोई ध्यान के कार्यक्रम हो ना, जिस भी बारे में, तो ओशो ने एक एक चीज़ के लिए लोगों को समझदार बनाया। कैसे किताबें प्रकाशित होनी चाहिए, कैसे ध्यान विधियाँ बननी चाहिए, कैसे थेरेपीज बननी चाहिए, उनका कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। काफ़ी ओशो काम करके गए। तो ओशो, और फिर निश्चित रूप से ओशो समय समय पे कहते रहते थे कि मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस में धार दे रहा हूँ। शुरुआत के सालों में जब बोलना शुरू किया तब भी ओशो बोलते थे कि भारत ने विचार करना छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम विचारशील बनो। तो ओशो का एक अथक प्रयास है कि व्यक्ति अधिक समझदार हो, अधिक इंटेलिजेंट हो, अधिक जागरूक हो, अधिक सजग हो, अधिक क्रिएटिव हो। इस बारे में ओशो सतत पूरी जिंदगी प्रयास करते रहे। अब इस आधार पर, इस कसौटी पे हम आज जो ओशो के नाम से हो रहा है चारों तरफ, उसको कस के देखते हैं कि ओशो का ये सारा प्रयास कितना सफल हुआ। कितने ओशो के लोगों में वो समझदारी, वो इंटेलिजेंस, वो क्रिएटिविटी, वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। वो जो ओशो ने प्रतिभा में धार दिया, वो धार दिखाई देती है, दिखाई देती है। ये जो देवदत्त जैसा एक 3rd ग्रेड का आदमी, मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति, इतनी फूहड़ हरकत कर रहा है, सवाल ये नहीं है कि वो सब क्या कर रहा है, सवाल तो ये भी है कि उसके पीछे लोग क्यों को चल रहे हैं यार। उनने अपनी समझ कहाँ खो दी? उनने ओशो को सुना कि नहीं सुना? सोच, ओशो को सुना, अरे ये तो एक सामान्य सी इंटेलिजेंस आम लोगों में भी होती है यार। आज कोई भी मान लो कि पारंपरिक किसी तरीके के धर्म के नाम पे कुछ करने वाला हो तो किसी की नकल करके तो नहीं बैठ जाएगा ना भाई, कि किसी अवतार जैसे कपड़े और वो सारा करके बैठ जाए और लोग उसको पूछने लग जाए। ऐसा तो एक उदाहरण दिखाई नहीं देता।
इसका दावा कोई नहीं कर। इस तरह आज कौन करेगा कि कोई कृष्ण जैसे मोर मुकुट लगा के बैठ जाए और फिर कि कौन जाएगा उसके पास? हंसेंगे लोग उसकी मूर्ता पे। लेकिन देख रहे हो ये कथित ओशो के सन्यासी, मैं देवदत्त तो चलो अपनी जगह, लेकिन उसके पास जो भीड़ इकट्ठी उनने अपना का दिमागी दिवालियापन है क्या? उनमें भी होश नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा ये भद्दापन, ये फुहड़ता, ये मूर्ता, ये सीखे ओशो से ये। तो दोष सिर्फ अकेले देवदत्त का, लठ भारती का या इन तरीके के लोगों का नहीं है, दोष उनका भी है जो उनके चरणों में जाके लुटाए मान। वो ओशो से सीखे क्या? उन्हें ओशो को सुना भी कि नहीं सुना? उसे इस तरीके की ऊंच नीच, भेदभाव, इस तरीके की जो धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, उसके लिए हमें कितना समझाते रहे, और वही चीजें हम फिर ओशो के नाम पे करने लग गए। तो जो भीड़ उनके पास इकट्ठी हो रही है, उनमें कौन सा इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है यार? उनमें कौन सी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है? ये तो एक थैली के चट्टे बटे हैं, एक कुर्सी पे बैठा है, एक नीचे बैठा है। दिखना तो चाहिए ना भाई कोशे के व्यक्ति को, ये क्या हो रहा है यार? बिल्कुल ही कार्टून जैसा बन के बैठ गया, और फिर तुम उसको। तो क्या जो ओशो ने धार दी, वो धार दिखाई देती है इन ढक्कनों को देख के, इस भीड़ को देख के? एक कोई गंवार धक्के दे रहा है और जनानियां इधर से उधर हाथ रख रही है, ना हे कर रही है। उन जनानियों को तो समझ आती कि नहीं आती कि क्या करें? उनको कुछ अनुभव हो रहा है कुछ कि वो है चिल्लाने लगती है और कुछ? उन जनानियों के भी तो कोई भाई बंधु, पति पत्नी, बेटे बच्चे, दोस्त कोई होते होंगे, तो वे विचार विमर्श नहीं करते कि ये क्या फोड़ता कर रहे हो तुम यार? ऐसी फुहड़ता कहाँ दिखाई देती है भाई? ओशो के समसामयिक बहुत लोग हुए जिनमें बहुत श्री राम शर्मा आचार्य हुए, महेश योगी हुए, कृष्णमूर्ति हुए, मुक्तानंद जी हुए, सत्य साईं बाबा हुए, लंबी लिस्ट है, और उसके बाद भी बहुत हुए। ऐसी बेवकूफ़ी किसके नाम से हो रही है यार? ये तो ओशो के नाम से। ओशो ने प्रयास किया है कि लोग इंटेलिजेंट बने, और ये क्या बन गए? इतने गंवार, बेवकूफ और मूर्ख भीड़ ओशो के नाम से। क्या बना पाए ओशो समझदार? भाई दिखाई देना चाहिए था ना स्पष्ट स्पष्ट कि ओशो जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, ओशो जिस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे, ओशो जिस अवेयरनेस की बात कर रहे थे, हाई आईक्यू की बात कर रहे थे, क्या आज जो कुछ भी हो रहा उसमें दिखाई देता है? क्या इस समाज में हाई आईक्यू के इंटेलिजेंट लोग नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं हैं? और वो भी ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को समझते हैं, और वो कहीं न कहीं आज जैसे कि कुणाल कामरा बोला, या मैं कई यूट्यूब पे जब इंटेलेक्चुअल्स को सुनता होता हूँ तो किसी संदर्भ में ओशो का जिक्र वो ज़रूर करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट वर्ग है उसको ओशो समझ नहीं आ रहा है, उनको पता नहीं है कि ओशो क्या है, लेकिन वो क्या इस फूहड़ देवदत्त के पास जाके बैठेंगे? शर्म नहीं आएगी उनको कि कार्टून के पास जाके बैठ गए वो? ये मूर्ता तो सिर्फ अत्यंत घटिया किस्म के मूड ही करेंगे जो कर रहे हैं। तो मेरे अपने अनुसार मैं हमेशा ना से मानता रहा हूँ कि ये जो कोई जबले पहन ले, माला पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले, उससे कोई ये चीज़ साबित नहीं होती है कि वो ओशो का सन्यासी हो गया। नहीं, मैं इनको कथित सन्यासी कह सकता हूँ, नाम के हैं।
अंडरस्टैंडिंग तो हुआ ही नहीं। आज अगर ओशो ने जो भी ध्यान भी दिया, जो वो हिंदी प्रवचनों में बोले, इंग्लिश में बोले, ऑडियो वीडियो या उनका जितना भी फैलाव है, उस पर कुछ लोग एक अधिकार करके बैठ गए और वो मन माने काम कर रहे हैं। और कई निर्णय उनके ऐसे होते हैं जो ओशो के विजन के ठीक खिलाफ होते हैं। कोई है जो उनसे इस विषय में इंटेलिजेंटली बात करे, समझदारी से बात करे? क्या किसी का समझदारी से संवाद होते दिखाई देता है? न तो वो इंटेलिजेंट है नीचे बोले हम तो माला पहन के अंदर जाएंगे और वो कहते नहीं माला पहन के नहीं आना। एक जैसे सब इतनी निरर्थक बात को इशू बनाया हो। अब मान लो कोई जिद कर रहा है पहन के आना, तो पहन के आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ देर घूम ले तुम टंटोर करा लटका के। लेकिन नहीं साहब, माला तो नहीं पहन रहा। यही लोग जो ओशो के दावा करते हैं कि ओशो ने माला पहनने के लिए मना किया, लेकिन ओशो ने तो फिल्मी गानों के लिए भी मना किया। वो तो तुम नहीं सुन रहे फिर ओशो की, बजाए जा रहे हो गाने, और वो भी वो गाने की क्या है यार। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, मेरे से पूछा जाए, तो जो ओशो के नाम से जहां कुछ भी हो रहा है, मुझे वो इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देता कहीं भी, वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई नहीं देती, वो मैच्योरिटी दिखाई नहीं देती। हाँ, बाहर के जगत में और बाहर के पूरी दुनिया के इंटेलिजेंसिया को तो ओशो ने छुआ है। वो ओशो के रिबेल है। जब ओशो माय पीपुल कहते तो वो ओशो के माय पीपुल है। ये गिंगड़ दिंगड़ चिंगाड़ ये ओशो के दुश्मन है निश्चित रूप से। ओशो के लोग नहीं हो सकते। हाँ, मैं निश्चित रूप से तब भी मानता हूँ कि ऐसे बहुत अच्छे लोग भी हैं अभी भी, जिनको मैं मानता हूँ कि उनमें वो अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस दिखाई देता है। सालों साल उनने जी के बताया है उस इंटेलिजेंस को। और ऐसे बहुत नाम को मैं निश्चित रूप से याद करता हूँ। कई लोगों से मेरी ऐसी चर्चाएं होती है, कई लोगों के मैं जब काम देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है उनको पता चल रहा है कि ओशो क्या कह रहे हैं। और सालों साल के, जैसे संजय भारती जैसे ओशो पत्रिका निकालना या विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट व्यक्ति, संतुलित, मैच्योर, ये हैं ओशो के महत्वपूर्ण। मनीष, मिल के देखो तो पता चलता है कि ओशो की प्रतिभा कैसी होती, क्या होती है। ऐसे हैं, और भी ऐसे कई नाम, और भी ऐसे कई नाम जो बड़े अच्छे हैं, जिनसे कभी मेरी बात भी होती है, जिनके इंटेलिजेंस को मैं उनके रिबेल होने को भी देखता हूँ। रिबेल को होना इतना आसान नहीं है। रिएक्शनरी रिबेल नहीं होता है, ये तो रिएक्शनरी है। एक कह रहे कि माला नहीं पहनना, एक कह रहे कि माला पहनूंगा। इनको मैं रिबेल नहीं मानता। तो यस, बहुत लोग हैं ऐसे अद्भुत लोग जो ओशो के मैसेज को अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट ढंग से जी रहे हैं। एटलीस्ट न खुद को न किसी और को कोई धोखा दे रहे हैं। ये तो मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि ये जो नकलें करने वाले हैं, ये जो ढोंगी हैं, ये जो कुर्सियों पे बैठे के धक्के देने वाले हैं, ये जबलाधारी मालाधारी हैं सब, ये तो मैं नहीं मानता कि ओशो का इनसे
कोई संबंध, ये ओशो के दुश्मन, ओशो संदेश के दुश्मन भले ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और हैं, क्योंकि ओशो की तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही दिखाई नहीं देती उनके काम में। अब मान लो कि कोई एक फूहड़ता कर रहा है, मूर्ता कर रहा है, एक बैठ गया जबले जबली पहन के कि मैंने ओशो हो गया, तो उनके पास जाने वालों को तो देखना चाहिए ना यार कि ये भद्दा आदमी जो दिख दरस परस में भी इतना भद्दा है, उसके पास कैसे जा सकते हो यार, उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो? तो मैं नहीं मानता कि ओशो की कोई इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों में दिखाई देती। तो ये कुर्सियों पे बैठने वाले, ये नकलची, ये ढोंगी और उनके आसपास इकट्ठे होने वाले लोग, मैं देखता हूँ ऐसे चरणों में मैंने कल ही देख रहा था कुछ फोटो, वो दीनहीन है, लाचार, बेबस, असहाय, जिनकी कोई निष्ठा नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई आत्मगौरव नहीं। तो कुर्सियों पे बैठे लोग भी वैसे ही और उनके चरणों में लौटने वाले भी वैसे ही। ओशो ने तो हमें आत्मगौरव सिखाया, सम्मान सिखाया, निष्ठा सिखाई। जब मैं ओशो से मिला तब हम ओशो को भगवान कहते थे। मैं तो एक छोटे गांव से, छोटे परिवेश से गया था। मेरे स्कूल के मास्टर के सामने खड़े होते ही मेरा पजामा ढीला होने लगता था, तो आसान नहीं था। लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं ओशो के सामने बैठा, अब उस वक्त तो मुझको भगवान कहते थे, सामने भगवान बैठे, और जो आत्मगौरव मैंने उस वक्त महसूस किया, जो आत्मसम्मान मैंने महसूस किया, जो निजता मैंने महसूस की, वो लम्हों को मैं याद करता हूँ तो आज भी मैं गौरवान्वित होता हूँ। ओशो अपने को भगवान कह रहे हैं, लेकिन किसी और को दीनहीन नहीं बना रहे। मैं ऐसे नहीं, अरे भाई मैं भगवान, तुम भी भगवान, भगवान से, और उनके होने में ये चीज़ संक्रमित होती। और जीवन भर हमने देखा कि उनकी उपस्थिति में कैसे वो गौरव लाखों करोड़ों या अनगिनत लोगों के अंदर फैलता चला गया। लेकिन इन फुहड़ लोगों के सामने तो वो जो कुर्सियों पे बैठे, उनकी भी शक्लें देखो तो, और उन्हीं के नीचे बैठे, तो उन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए शायद ये कहावत बंदी, अंधा 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 ठेलिया सारे कूक पड़त। तो ये जो ओशो के नाम पे भीड़ चल निकली है, मुझे ओशो की कोई इंटेलिजेंस इन लोगों में किसी में नज़र नहीं आती। कितने ही ये ओशो ओशो चिल्ला ले, कितने ही जबले पहन ले, मालाएं पहन ले और पता नहीं क्या क्या कर ले, ओशो से संबंधित होने में इनको युगों युगों लग जाने वाले हैं, और तब भी हो पाएंगे नहीं पता। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं ओवरऑल लोगों को देखता हूँ, ओवरऑल जब एक समूह की तरह लोगों के व्यवहार को देखता हूँ, तो उसमें मुझे कोई समझदारी दिखाई नहीं देती। समूह की तरह तो मूढ़ता का परम परिचायक है। मुझे समूह की तरह इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देती। ये तो आम समूह जैसे होते हैं उससे भी गए गुजरे हैं, सचमुच में गए गुजरे हैं। मुझे समूह में वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई नहीं देती। समूह की तरह ये एक बेहद असफल प्रयोग पूरी तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और निश्चित रूप से कुछ हो सके आर्थिक मदद। अब तो कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी, रोज़ मेरे को मैसेज आ रहे हैं बैंक से कि मिनिमम बैलेंस भी नहीं बचा। करें तो बहुत बढ़िया, ना करें तो क्या किया जा सकता।